हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है सेल्फ द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये लास्ट लेक्चर है और ये लेक्चर 5th है। ठीक है, हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में कि किस तरीके से, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इनका क्या वर्क था। चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। फिर हमने सीलिया फ्लैजिला पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रोसोम से। ठीक है, इसके बाद हम लोग समरी तक जाएंगे और चैप्टर को एंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था कि जब तक हम इसे स्टेन नहीं करेंगे तब तक ये हमको विजिबल नहीं होगा सेल के अंदर। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है ये सारे सेल में अलग होता है। जो लोग ज़्यादा ही फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनका सेल भी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अपना बाइनरी फिजन करके 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से अपना डिवीजन करता रहता है। अगर हम बात करते हैं शेप साइज में, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे सिलिंड्रिकल शेप के हो सकते हैं, सॉक शेप के हो सकते हैं। जो डायमीटर होगा 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होगा। अगर एवरेज लेंगे तो 0.5 माइक्रोमीटर होगा। अगर लेंथ की बात करेंगे तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कैसे है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फ्री है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर एक एक्वस कंपार्टमेंट बना रहा है। हम उसे क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स जो होमोजेनियस है। और उसमें क्या हो रहा है, जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ क्या हो रहा है, इम्बेडेड हो रहा है। ठीक है, इनफोल्डिंग देखने को मिल रही है, उसे हम बोलेंगे क्रिस्टा। यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है। अंदर जो जगह है, स्पेस है, इसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, जहाँ पे क्रिप साइकिल वगैरह चलेगी। इसके अलावा हम देखेंगे जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर इनफोल्डिंग दिखा रहा है, यहाँ पे सर्फेस एरिया बढ़ा दे रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टा बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग ये देखते हैं कि दोनों मेम्ब्रेन जो आउटर हो या इनर, ये अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम इनके पास प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, जो कि सेल में एनर्जी बनाने का काम करता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड आपको डीएनए देखने को मिलेगा, कुछ फ्यू मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे आरएनए के, और यहाँ पे राइबोसोम जो होगा वो 70S वाला होगा। साइटोप्लाज्म में कौन सा होगा, 80S होगा। ठीक है, इनके बोल सकते हैं कंपोनेंट जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। इसी वजह से हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, क्योंकि इनके पास डीएनए है, आरएनए है। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम सब कुछ प्रेजेंट है, तो ये क्या कर सकते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं, सब कुछ अपने से ही कर सकते हैं, सारा मेटाबॉलिज्म अपने से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के, डिवाइड करते हैं बाई फिजन, 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से होंगे। यहाँ देखिए आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, इनके बीच में स्पेस इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और अंदर जो होमोजेनियस ये इस जगह है इसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स में क्रेप साइकिल चलेगी, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ इनफोल्डिंग दिखाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टा। नेक्स्ट चलते हैं प्लास्टिड के बारे में करते हैं कि जितने भी प्लांट के सेल होंगे, यूक्लिनॉइड होंगे, वहाँ पे पाए जाते हैं। ये इजीली माइक्रोस्कोप से दिखते हैं क्योंकि इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, इनके पास पिगमेंट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक कलर दिखाते हैं प्लांट के अंदर। अगर हम बात करते हैं पिगमेंट के आधार पर, प्लास्टिड कितने हैं, 3 टाइप के हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होंगे उनके पास क्या है, क्लोरोफिल है, कैटेनॉइड पिगमेंट है जो कि हेल्प करता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में, जिससे क्या हो सके, खाना बन सके, फोटोसिंथेसिस हो सके। अगर हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की, कैसे फैट सॉल्युबल है, ये इंपॉर्टेंट, ये कैसे फैट सॉल्युबल कैटेनॉइड्स पिगमेंट है, जैसे कैरेटिन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, और भी कलर इसमें देखने को मिलेंगे। ये कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपने अगर कैरेट देखा है, उनमें जो कलर आते हैं ऑरेंज कलर, रेड कलर, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। येलो कलर, डिफरेंट टाइप के कलर दिखाते हैं। अगर हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के, कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। इनका मेन काम पिगमेंट दिखाना नहीं है, इनका मेन काम है खाने को स्टोर करना, जो न्यूट्रिएंट है उनको स्टोर करना। इनका शेप साइज भी क्या होता है, वेरिड करता है। अगर बात करेंगे अमाइलोप्लास्ट, ये क्या स्टोर कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है, जैसे कि पोटैटो में हम देखेंगे स्टार्च स्टोर होता है। फिर इलियोप्लास्ट की बात करते हैं जिसमें ऑयल और फैट स्टोर होता है। इसके अलावा हम देखते हैं एरोप्लास्ट में, जहाँ पे प्रोटीन स्टोर होता है। ज़्यादा करके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन प्लांट के, कहाँ पाए जाते हैं, मीजोफिल। जो मीजोफिल सेल कहाँ प्रेजेंट है, पत्तियों में। ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस हो गया, लोअर हो गया, लेकिन बीच में ढेर सारे यहाँ पे मीजोफिल के सेल पाए जाते हैं, वहाँ पे ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होंगे कैसे होंगे, लेंस शेप के हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्पेरिकल, डिस्क्वायर, रिबन लाइक हो सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनल हैं ये। इनके पास इनका जो लेंथ है ये भी क्या करता है, वेरी करता है, जैसे कि 5 से 10 माइक्रोमीटर, वेथ जो होगा 2 से 4 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करते हैं मीजोफिल के सेल में देखते हैं तो कितने हैं, 20 से 40 है। लेकिन अगर हम लोग क्लाइनोडेमनास की बात करेंगे, सिर्फ एक यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे सेल टू सेल वेरी करते हैं इनके नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका जो इनर बोल सकते हैं, इनर वाला जो मेम्ब्रेन है वो बहुत लेस परमिएबल है एज कम्पेयर टू आउटर वाले से। जो स्पेस है,
ठीक है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर, ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये जो पूरा स्पेस इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा जो पाइल्स टाइप होगा, सिक्के जैसा होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड बोलेंगे। थैलाकॉइड के अंदर जो भी मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। और ढेर सारे इस तरीके के थैलाकॉइड्स यहाँ पे इस तरीके से एक के ऊपर एक हो जाए, मीन्स हम बोल सकते हैं सिक्के के ऊपर सिक्का रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। ठीक, जो थैलाकॉइड होंगे वो अरेंज होंगे कैसे, पाइल्स टाइप ऑफ कॉइन, उसे हम ग्रेना बोलेंगे या फिर इंटरग्रेनल थैलाकॉइड बोलेंगे। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि एक ग्रेना का जो थैलाकॉइड है दूसरे ग्रेना के थैलाकॉइड से, यहाँ पे एक ग्रेना है दूसरा ग्रेना है, इसका थैलाकॉइड इसके थैलाकॉइड से किसकी वजह से जुड़ा है, यहाँ पे बोल सकते हैं स्ट्रोमा लैमेली की वजह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थैलाकॉइड के पास क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूमन। फिर इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास ही प्रेजेंट है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इनके पास लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी वगैरह बनती है, ऑक्सीजन निकलता है, ये लोग हम लोग ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो कि यहाँ पे बोल सकते हैं जो लाइट रिएक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, वो ग्रेना में होगा। ये इंपॉर्टेंट है। जो इनका प्रोडक्ट होगा इसका इस्तेमाल करके स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, वहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसीलिए स्ट्रोमा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा के अंदर वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन बनाने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, स्ट्रोमा के अंदर, क्योंकि वहीं पे फॉर्मेशन होती है। फिर देखते हैं जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, जहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, थैलाकॉइड, मतलब एक स्ट्रक्चर को उठाया जाए थैलाकॉइड हो जाए, पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। जो राइबोसोम होंगे क्लोरोप्लास्ट के वो 70S होंगे, अगर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म वो 80S होंगे। फिर देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बोल सकते हैं कि रफ होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कब देखे गए हैं, किसके द्वारा, जॉर्ज प्लेट के द्वारा देखे गए 1953 में। ये दो चीज़ से बने होते हैं, RNA से बने होते हैं प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, 80S होते हैं, प्रोकैरियोटिक 70S होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो होते हैं 70S होते हैं। ये 70S वाले राइबोसोम कुछ जो सेल ऑर्गेनल जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे भी पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम। ठीक है, अगर राइबोसोम की बात करते हैं तो ये दो सब यूनिट में डिवाइड होते हैं। एक बड़ा सब यूनिट है, ठीक है, ये लार्ज है, स्मॉल है। यहाँ पे देखिए लार्ज स्मॉल है। अगर मान लीजिए 80S है तो जो बड़ा वाला होगा वो 60S होगा, छोटा वाला जो होगा वो 40S होगा। इसको ऐड करके 100 मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे गैप होता है और किससे जुड़ता है, मैग्नीशियम के आयन से जुड़ता है। अगर हम बात करते हैं 70S का तो एक कैसा होगा, 50S होगा, दूसरा कैसा होगा, 30S होगा। इसको ऐड करेंगे तो 80, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम से जुड़ेंगे। इसके अलावा जो यस है, यस एक साइंटिस्ट जिनका नाम था सेडबर्ग, ये उनकी यूनिट है यस। ये क्या करते हैं, सेगमेंटेशन कोफिशिएंट है यस। इसके अलावा ये क्या इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली क्या मेजर करते हैं, डेंसिटी और साइज दोनों को। जो 70S है 80S राइबोसोम होता है, दोनों में सब यूनिट देखने को मिलता है। फिर देखते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है, सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो उनका ढांचा बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है देखने को मिलता है, ढेर सारे प्रोटीनियस फिलामेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ठीक है, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गया, माइक्रोफिलामेंट जैसे एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट जैसे कैरोटीन हो गया। ये सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। ठीक है, इनका मेन काम क्या है, जैसे कि एम, ये ट्रिक है, एम फॉर मैकेनिकल सपोर्ट में, दूसरा एम फॉर मोटेलिटी में, तीसरा जो एम होगा वो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। ठीक है, ये तीनों में काम करते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सीलिया और फ्लैजेला। जो सीलिया और फ्लैजेला है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन के पूरा एक्सटेंशन है। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पे उनका एक्सटेंशन हो गया, तो ये क्या हो गया, फ्लैजेला बन गया। छोटे छोटे अगर निकल गए स्ट्रक्चर तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीलिया। ये दोनों ही लोकोमोटरी ऑर्गन हैं। ठीक है, जो सीलिया होते हैं ये कैसे होते हैं स्ट्रक्चर, ये ओर लाइक होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं नाव है। ठीक है, ये जो नाव होता है इसमें जो भी ओर्स होते हैं ये पानी को पीछे की तरफ फ्लो कर जाते हैं ताकि नाव आगे चल सके। ठीक है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, चाहे सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसके अंदर। अगर बात करेंगे फ्लैजेला तो सीलिया से लंबे होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया उनका फ्लैजेला स्ट्रक्चर में और बोल सकते हैं कंपोजिशन में, दोनों में ही किससे डिफरेंट होता है, यूकैरियोटिक फ्लैजेला से। फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हमने देखा सीलिया फ्लैजेला ये किससे कवर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से बड़ा सीलिया निकला, हमने क्या किया, इसको काट दिया, यहाँ से काटा, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, तो पूरा जो आउटर बाउंड्रीज होगी वो किससे बनी हुई,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। छोटे छोटे सीलिया भी प्रेजेंट है तो इनके ऊपर भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हमने क्या किया, इसको काट दिया, काट के चेक किया कि इसके अंदर है क्या। तो देखने को क्या मिलता है कि जो इसका कोर है वो क्या है, एक्सोनेमा बोलते हैं, जिसमें ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं पैरेलल होते हैं। ठीक है, एक्सोनेमा के पास क्या होता है, 9 डबलेट या रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो पेयर में होते हैं, और सेंट्रली लोकेटेड वहां पे सिंगल सेंटर में लोकेटेड सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, 9+2 बोलते हैं। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, किसके द्वारा, ब्रिज के द्वारा, और हम बात करते हैं वो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल सील। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में एक बार देखते हैं। ये देखिए, जब हमने फ्लैजिला को कट किया तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर, मान लीजिए फ्लैजिला है, उसको कट किया तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये अंदर का स्ट्रक्चर जो हम लोग इसको पढ़ेंगे एक्सोनेमा बोलेंगे। देखिए जो पेरिफेरी है, जो किनारे हैं, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो डबलेट है, जो पेयर में है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जो है पेयर में है। लेकिन अगर बीच में देखेंगे तो सिंगल है, सिंगलेट में है। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। ये एक दूसरे से किसकी वजह से जुड़े हुए हैं, ब्रिज की वजह से जुड़े हुए हैं, और इनके ऊपर एक कवरिंग है, सीथ है, उसे बोलते हैं सेंट्रल सीथ। यहाँ पे देखिए जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है जो डबलेट में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसकी वजह से जुड़े हुए हैं, ये लिंकर की वजह से जुड़े हुए हैं। इनके पास क्या है, यहाँ पे देखने को मिलेगा रेडियल स्पोक। तो ये अरेंजमेंट कैसा हो गया, 9+2 हो गया। 9 जो डबलेट वाले पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, लेकिन 2 जो सिंगल में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है वो कहाँ है, सेंटर में प्रेजेंट है। तो 9+2 यहाँ पे अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 9 ही रेडियल स्पोक होंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि जो सेंट्रल ट्यूब्यूल हैं वो ब्रिज से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर क्या होता है, सेंट्रल सीथ प्रेजेंट होता है, और जो पेरिफेरल वाले हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, लिंकर से जुड़े हुए हैं। 9 रेडियल स्पोक है और स्पेरिकल बोल सकते हैं। यहाँ पे जो पेरिफेरल वाले डबलेट है वो इंटरकनेक्टेड लिंकर से, दोनों ही सीलिया फ्लैजिला ये कैसे हुए, ये सेंट्रोल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल से। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनल है जो एनिमल्स में पाया जाता है लेकिन प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं ऑलमोस्ट। चलिए देखते हैं। सेंट्रोसोम और द ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रोसोम ऐसा ऑर्गेनल है जिनके पास क्या होता है, 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय द एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इनके किनारे किनारे क्या होता है, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। बोथ द सेंट्रियोल इन द सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन दी विच ईच हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्डविल। देखिए क्या होगा स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम का, यहाँ पे एक सेंट्रियोल होगा जो सिलिंड्रिकल शेप का, दूसरा वाला यहाँ पे होगा। दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री पे हैं, और इनके आसपास यहाँ पे बोल सकते हैं एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर स्पेस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम। किससे बना हुआ, 2 सिलिंड्रिकल शेप के यहाँ पे 90 डिग्री पे रखे हुए सेंट्रियोल है, उनसे बना हुआ, और इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कार्डविल के जैसा होगा। कार्डविल मतलब एक पहिया, इस तरीके से जो कार्डविल होता है इनके जैसा देखने को मिलेगा। They are made up of 9 evenly spaced पेरिफेरल फिब्रिल ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन। के किससे बने हुए हैं, ठीक है, ये बने हुए हैं 9 जो इस यहाँ पे बोल सकते हैं ये साइड में पेरिफेरल साइड में जो फिब्रिल हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। आगे देखते हैं, ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज ट्रिपलेट। यहाँ पे जो पेरिफेरी में हमने जैसे देखा था सीलिया फ्लैजिला में वो डबलेट थे, तो यहाँ पे क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे, 1 2 3 इस टाइप के, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन 9 होंगे, याद रखिएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक, 1 2 3 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 इस टाइप के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई बीच में कोई सेंट्रल, जैसे हमने देखा था सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बीच में प्रोटीनियस हब प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे, 1 2 3 1 2 3। ये देखिए, ये जो पहला वाला होगा तीसरे से जुड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इनका जो अरेंजमेंट होगा इस टाइप का होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे कार्डविल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ईच पेरिफेरल फिब्रिल यहाँ पे कैसे ट्रिपलेट हैं, डबलेट नहीं ट्रिपलेट हैं। द एडजेसेंट ट्रिपलेट इज ऑल्सो लिंक, यहाँ पे जो बगल बगल के ट्रिपलेट है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रोल इज ऑल्सो प्रोटीनियस इज कॉल्ड हब। जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, ये प्रोटीनियस है, लेकिन इसे हम क्या बोलेंगे, हब बोलेंगे। यहाँ पे कोई भी बोल सकते फिब्रिल यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमने देखा था यहाँ पे देखिए सीलिया फ्लैजिला में ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल थे, बीच में भी देखिए सेंटर में भी माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ट्रिपलेट है फिब्रिल्स, लेकिन बीच में कुछ नहीं, बीच में प्रोटीनियस हब प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है
which is connected with the tubules of the peripheral triplet by a radial spoke made up of protein। जो किससे जुड़े हुए हैं, ट्यूब्यूल से जुड़े हुए हैं, जो कि पेरिफेरल ट्रिपलेट है और वो क्या है, रेडियल स्पोक है, जो किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। जो सेंट्रियोल होते हैं ये बेसल बॉडी बनाते हैं, किसमें, सीलिया और फ्लैजेला में बनाते हैं। एंड द स्पेंडल फाइबर दैट गिव द राइज टू स्पेंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। और इसके अलावा क्या करते हैं, ये सेंट्रियोल हेल्प करते हैं स्पेंडल फाइबर बनाने के लिए, जब स्पेंडल अपरेटस बनाना पड़ता है, कब, एनिमल सेल में, जब सेल डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे। देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, बीच में प्रोटीनियस क्या होगा, हब होगा, साइड साइड में 9 यहाँ पे ट्रिपलेट इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और 9। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे देखेंगे जो ये वाला होगा किससे जुड़ा होगा, यहाँ पे देखेंगे इससे जुड़ा होगा। इस तरीके से यहाँ पे कार्डविल लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ जाएगा, एक दूसरे से ये क्या हो जाएंगे, जुड़ते हुए जाएंगे इस तरीके से। तो ये कार्डविल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में यहाँ पे क्या होगा, हब होगा, जो कि प्रोटीनियस होगा। नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियस को देखते हैं। न्यूक्लियस इज द सेल ऑर्गेनल वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय द रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली इन 1831। जो न्यूक्लियस है, अगर सेल के अंदर बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनल है जो पहली बार किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब देखा था, अर्ली 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाई वॉज गिवन बाय नेम क्रोमेटिन बाय द फ्लेमिंग। ठीक है, बाद में जब न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिस्कवर हो गया, उसके कुछ सालों बाद यहाँ पे जो फ्लेमिंग थे, नए साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियस को स्टेन किया, किससे, बेसिक डाई से। याद रखिएगा, एसिडिक नहीं, बेसिक डाई से किया, क्योंकि जो हमारा डीएनए वो क्या है, खुद एसिडिक है, तो इसीलिए यहाँ पे बेसिक डाई से किया गया, जिसको नाम बोला गया क्रोमैटिन। डीएनए देखिए, ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, इस तरीके से कंडेंसेशन हो गया यहाँ पे, इसे हम क्या बोल देंगे, क्रोमैटिन बोल देंगे। ठीक है, इसे क्रोमैटिन बोल देंगे। ये जो कंडेंसेशन वाला फॉर्म होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। जो खुला खुला स्ट्रक्चर होगा, धागा नुमा, इसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए। बस यही दोनों में डिफरेंस है कि जब न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ उसके कई सालों बाद, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको बेसिक डाई से स्टेन कर दिया गया, जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। द इंटरफेस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलिब्रिएट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कार क्रोमैटिन। ठीक है, जब इंटरफेस, हम लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे इंटरफेस क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जो इंटरफेस ऐसा फेस है जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है सेल का। ठीक है, इस फेस में क्या होगा कि ये यहाँ पे देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियोप्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर से क्रोमैटिन बोलते हैं। कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी है और यहाँ पे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड में जैसे डीएनए हो गया, ठीक है, ये प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन में, अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन हो गया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो गया, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, न्यूक्लियोप्रोटीन बोला गया है। इस फाइबर को इसे हम क्रोमैटिन बोलेंगे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अगर हम लोग न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं, जैसे हम लोग सेल के अंदर जाएंगे तो ये पूरा जो एरिया होगा साइटोप्लाज्म होगा, ऐसे हम लोग न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ऐसे डबल मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर होगा अंदर, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्रोमैटिन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में डीएनए, इसे क्रोमैटिन बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे स्पेरिकल शेप के क्या देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियोलस मिलेंगे। ठीक है, या न्यूक्लियाई बोलेंगे इसको। ये कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, जो कि हेल्प करेंगे यहाँ पे सिंथेसिस कराते हैं राइबोसोम का। ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे राइबोसोम आरएनए का फॉर्मेशन कराएंगे। यहाँ पे देखने को मिलता है ये जो मैट्रिक्स, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर इन्वॉल्व विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद द स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर, यहाँ माइक्रोन ही नैनोमीटर है, कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्मिंग अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्या होता है, जैसे हमने देखा है न्यूक्लियस हमारा क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये देखिए जो डबल मेम्ब्रेन है, तो इनके बीच में कुछ तो स्पेस होगा, ये कितना है, 10 to 50 नैनोमीटर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलेंगे, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, जहाँ पे क्या होगा, डीएनए वगैरह है, क्रोमैटिन वगैरह है, यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, जो क्या बनाएगा, आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। राइबोसोम वगैरह यहाँ पे है, जो क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे एक चीज़ देखने को बोला गया है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है कहीं कहीं ना इनर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्ट्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के मटेरियल से एक्सचेंज ईजिली कर सकता है दोनों डायरेक्शन में। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, the outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also bear the ribosome on it। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस का बाहर वाला मेम्ब्रेन है आगे चल के यहाँ पे जालनुमा स्ट्रक्चर बना रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनके पास क्या होता है, राइबोसोम होता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। At a number of the places, the nuclear involved is interrupted by a minute pore which are formed by the fusion of its two membrane। ठीक है, कई कई जगह क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या हुआ, छोटे छोटे इंटरप्शंस देखने को मिले जहाँ पे छोटे छोटे पोर्स बन गए। मान लीजिए ये इनर वाला था, ये आउटर वाला जो मेम्ब्रेन है किसका, न्यूक्लियस का, जहाँ जहाँ पे देखिए फ्यूजन हो गया इनर और आउटर वाले मेम्ब्रेन का, वहाँ पे क्या हुआ, छोटे छोटे पोर्स बन गए हैं। इसी पोर्स से क्या होगा, जो न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में जाएगा और जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म में ईजिली यहाँ से जा सकता है। These nuclear pore are the passes for through which the movement of the, यहाँ पे देखिए किसका, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल का होगा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन जाएगा, आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या होगा, इसी न्यूक्लियर पोर की मदद से जो आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, ईजिली क्या होंगे, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म से ईजिली क्या हो जाएंगे, पार कर जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। Normally there is only one nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are also frequently observed। नॉर्मली देखा जाता है कि एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। कैन यू रिकलेक्ट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। क्या आप ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बता सकते हैं जिसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है? हाँ, जैसे कि पैरामीशियम हो गया। इसके अलावा हम बता सकते हैं कि जो टैप्टम है प्लांट का, उसमें भी देखने को मिलता है। राइजोपस है, ठीक है, जो फंजाई है उसके अंदर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। सम मैच्योर सेल इवन लैक द न्यूक्लियाई। एग्जाम्पल इथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स। देखिए जो आरबीसी है, बहुत सारे मैमल्स का दिया गया है, उनमें मेच्योरिटी के टाइम न्यूक्लियस गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड सीव ट्यूब सेल, ये किसके, फ्लोएम के पार्ट है, ठीक है। जो सीप ट्यूब सेल है फ्लोएम के, वेस्कुलर प्लांट के, इनके पास मेच्योरिटी के टाइम इन दोनों के पास क्या होता है, न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। वुड यू कंसीडर दीज सेल एज लिविंग? हाँ, ये लिविंग है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, ये हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन, ठीक, किसका, न्यूक्लियस का। जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, मान लीजिए बीच बीच में इनमें फ्यूजन उस तरीके से हो चुका है, ये देखिए फ्यूजन हो गया, जहाँ जहाँ फ्यूजन हुआ है वहाँ वहाँ न्यूक्लियर पोर आ गए, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर है, जिससे क्या होगा, प्रोटीन का, आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन होगा न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में। देखिए ये क्या है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना है, 10 to 50 नैनोमीटर का स्पेस, इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। बीच में क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर प्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलेंगे, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है क्रोमेटिन, इसके अलावा क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट है सब कुछ, और न्यूक्लियोलस छोटे छोटे प्रेजेंट, जो क्या करेंगे, आरएनए बनाएंगे, आरएनए की सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम कि द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन द न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है या न्यूक्लियोप्लाज्म है, वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोलस होंगे, जो कि मेम्ब्रेनलेस है, याद रखिएगा, ये मेम्ब्रेनलेस, इनमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। एंड क्रोमेटिन, द न्यूक्लियाई आर द स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। इनका जो स्ट्रक्चर स्पेरिकल शेप में है। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इज कंटिन्यूअस विथ रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एट इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो कंटेंट है ये पूरी तरीके से फैला हुआ, जो क्रोमेटिन है एक साइड है और बाकी सारी चीजें जो कवर की हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, या बोल सकते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स में, कौन है, न्यूक्लियोलस है, जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, ए मेम्ब्रेनस है ये। इट इज द साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यहाँ पे बोल सकते हैं आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है, कि अगर बोला जाए जो आरएनए कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस बना रहे हैं। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन दिस सेल एक्टिवली कैरी आउट द प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे बोला गया है कि लार्जर ढेर सारे और छोटे छोटे स्पेरिकल शेप के बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियाई है, जो क्या कर रहे हैं, एक्टिवली प्रोटीन को बनाने में हेल्प करें, क्योंकि आरएनए की फॉर्मेशन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जो कि कैसे है, ये खुद मेम्ब्रेनलेस है, कौन, न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of the nucleoprotein fiber called chromatin। आप जब इंटरफेस पढ़ेंगे सेल डिवीजन चैप्टर में, वहाँ देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि जो क्रोमेटिन है वो कैसे हैं, लूज है, ठीक है। इसके अलावा इनडिस्टिंक्ट का मतलब वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन का मतलब इनके पास क्या है, इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, ये सब प्रेजेंट है। इसके अलावा प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। इसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे। क्योंकि क्या है, यहाँ पे देखिए डीएनए 2 धागा है,
हेलिकल शेप में, इसको हम कंडेंस कर रहे हैं, इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसको क्या करें, कंडेंस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो किसी से जोड़ेंगे, जैसे हिस्टोन प्रोटीन हो गया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा, ये हेल्प करेंगे। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन सेल शो द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, बोला गया है कि कुछ डिफरेंट स्टेज में जब सेल डिवीजन होगा हमको देखने को मिलेगा कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमेटिन कंटेंट डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल हिस्टोन एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए। जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है इसके पास क्या होगा, डीएनए का धागा होगा, इसके अलावा बेसिक प्रोटीन कौन होगा, हिस्टोन होगा, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे, इसके अलावा आरएनए भी प्रेजेंट होगा। ए सिंगल ह्यूमन सेल हैव अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग इट्स 46 या फिर बोल सकते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम। जो अगर हम बात करते हैं एक सिंगल सेल की बात करेंगे ह्यूमन सेल की, जिसमें 2.2 मीटर का धागा है डीएनए का, या फिर बोल सकते हैं 2 मीटर के ज़्यादा, ठीक है, अप्रॉक्स 2 मीटर, जिसमें 46 बोल सकते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम, या फिर इसके पेयर में देखिए 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के प्रेजेंट है। मतलब कि छोटा सा सेल है और कितने यहाँ पे बोल सकते हैं लेंथ कितना ज़्यादा है, 2.2 मीटर का यहाँ पे क्या है डीएनए, तो उसको कितना कंडेंस करके उसको बांधा गया होगा। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम इन क्लास 12। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे जब डीएनए की पैकेजिंग वगैरह होगा क्रोमोसोम में, मतलब कि हम लोग कब पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पढ़ेंगे। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल इसेंशियली हैज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच द डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। अगर हम बात करते हैं हर क्रोमोसोम के पास जब कब विजिबल होगा, वो डिवाइडिंग स्टेज, जो सेल डिवाइड करके उस टाइम दिखेगा, इनके पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा, पहली बार एक कंस्ट्रक्शन देखने को मिले जिसे हम बोलेंगे सेंट्रोमियर, और उनके पास यहाँ पे ये डिस्क शेप का 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसे हम बोलेंगे काइनेटोकोर। जो काइनेटोकोर होंगे ये हेल्प करेंगे स्पेंडल फाइबर को अटैचमेंट करने में, ये हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे। देखिए क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है जिसके पास, याद रखिए एक क्रोमोसोम के पास क्या होते हैं, 2 क्रोमैटिन होते हैं। देखिए एक क्रोमोसोम है उसके पास क्या है, 2 सिस्टर क्रोमैटिन है, उनको जोड़ के रखा हुआ है, बीच में कॉन्स्ट्रक्शन, इसे क्या बोलते हैं, हम सेंट्रोमियर बोलेंगे। सेंट्रोमियर के साइड में आपको 2 डिस्क शेप का स्ट्रक्चर देखने को, जिसे हम बोलेंगे काइनेटोकोर, जो हेल्प करेगा अटैचमेंट कराने में किसको, स्पेंडल फाइबर में। जब हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन वहां देखेंगे, ठीक है। सेंट्रोमियर यहाँ पे देखिए होल्ड 2 क्रोमैटिन ऑफ द क्रोमोसोम, जो सेंट्रोमियर है बीच में, यहाँ पे सेंट्रोमियर, रुकिए मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। ये जो एरिया है ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर, ये जो है सेंट्रोमियर है, जो क्या कर रही है, होल्ड कर रही है 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होल्ड कर रही है 2 क्रोमैटिन को, और सेंट्रोमियर के साइड में आपको डिस्क शेप का कुछ स्ट्रक्चर देखने को, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है कि जो सेंट्रोमियर है ये होल्ड करे क्रोमोसोम बेस्ड ऑन दी पोजीशन। अब पोजीशन देखेंगे किसका, सेंट्रोमियर का, जो पकड़ के रख रहा है 2 क्रोमोसोम को, जो पकड़ के रख रहा है वो सेंट्रोमियर, वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हम लोग पोजीशन पे देखेंगे कि इस टाइप के यहाँ पे क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। किसका पोजीशन देखेंगे, सेंट्रोमियर, ये इंपॉर्टेंट है। द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड टू 4 टाइप, किसके पोजीशन को देखकर बोलेंगे, जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन हुआ सेंट्रोमियर। यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे 4 टाइप के होंगे। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल क्रोमोसोम फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। जो मेटासेंट्रिक होगा, मतलब यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए सेंट्रोमियर है, ठीक है, बीच में, ये बीचों बीच प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में बीचों बीच प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक बोलेंगे। तो यहाँ पे ये वाला भी एंड या फिर ये वाला जो आर्म है दोनों बराबर होंगे, ठीक है, यहाँ पे दोनों बराबर देखने को मिलेंगे। फिर देखते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज क्रोमोसोम स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लार्जर आर्म। एक साइड देखेंगे कि यहाँ पे जो सेंटर में था, यहाँ से सेंट्रोमियर थोड़ा खिसक के आगे चला गया, मीन सेंटर से थोड़ा अवे हो गया, तो एक जो होगा आर्म छोटा होगा, एक बड़ा होगा। जो छोटा आर्म होगा उसे पी बोलेंगे, जो बड़ा वाला होगा उसे क्यू बोलेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं इन केस ऑफ द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक में, तो ये एकदम खिसक के कहाँ जा रहे हैं वाला है, एकदम टर्मिनल के पास, बचा हुआ भी टर्मिनल नहीं गया है, थोड़ा एक बहुत ज़्यादा छोटा होगा शॉर्ट आर्म बनेगा, एक बहुत बड़ा लॉन्ग आर्म बन जाएगा। फिर देखते हैं वेयर एज इन टेलो, जब टेलो आएगा मीन्स टर्मिनल के पास ही सेंट्रोमियर आ गया है, तो टर्मिनल के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर, यहाँ पे देखिए जो टेलो वाले होंगे, यहाँ पे देखिए एकदम टर्मिनल पे कौन आ गया, सेंट्रोमियर आ गया, एकदम बहुत छोटा सा है और एक बहुत बड़ा है। तो देखिए 4 टाइप के होंगे। अगर सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच में है, दोनों साइड के जो
आर्म से उनको बराबर डिवाइड करा, उसे क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक बोलेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा सेंटर से अवे हो चुका है सेंट्रोमियर तो इसे क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। अगर हम बोल सकते हैं कि टर्मिनल तक नहीं गया है लेकिन हाँ एक बहुत छोटा बना रहा आर्म, एक बहुत बड़ा बना रहा, छोटे वाले को हम पी बोलेंगे, बड़े वाले आर्म को क्यू बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। लेकिन एकदम टर्मिनल पे जाके सेंट्रोमियर है तो एकदम छोटा सा आर्म बन रहा है, एक बड़ा सा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे टेलोसेंट्रिक बोलेंगे। ठीक है, कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल जाते हैं किस पे, क्रोमोसोम पे, तो वो क्या होते हैं, उन्हें सैटेलाइट बोलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। Sometimes the few chromosome have non-staining, यहाँ पे staining नहीं है, ये non-staining secondary constriction at the constant location. This give the appearance of small fragment called the satellite. कभी कभी क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम के अंदर हमें non-staining जगह, ये वाला तो staining है, ये तो हमें दिख रहा है सेंट्रोमियर, लेकिन ये non-staining जगह है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। वो कौन है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सैटेलाइट है, ये अपीयर हो जाता है। ठीक है, फ्रेगमेंट में। आगे देखते हैं माइक्रो बॉडीज के बारे में। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रो बॉडी डेट कंटेन वेरियस एंजाइम प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, जो माइक्रो बॉडी होते हैं याद रखिए कि सिंगल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये मत सोचिएगा कि माइक्रो बॉडी क्या है, मेम्ब्रेन जैसे, नहीं, इनके पास बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिनके ऊपर क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा, सिंगल मेम्ब्रेन होगा, इसे हम लोग माइक्रो बॉडीज कहेंगे। और जिनके पास क्या होता है, वेरियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोथ प्लांट एनिमल सेल दोनों जगह पाए जाते हैं माइक्रो बॉडीज। ठीक है, ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो चुका है। चलिए एक बार समरी भी पढ़ लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल ऑन एग्रीगेट ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है धरती पे, सेल या फिर ढेर सारे सेल के इकट्ठे होने से बने हुए हैं। ठीक है, मतलब टिश्यू बना रहे हैं। सेल वेरी इन दियर शेप, साइज एंड एक्टिविटी फंक्शन। जो सेल है इनमें आप शेप अलग देख सकते हैं, साइज अलग है, जैसा फंक्शन होगा उस हिसाब से इनका क्या हो जाएगा, शेप बदल जाएगा, साइज अलग है, छोटा बड़ा सब कुछ देखने को मिला, एक्टिविटी अलग है, फंक्शन अलग है इनके, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनिज्म सेल एंड हेंस ऑर्गेनिज्म इज नेम एज द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। किसके आधार पर, कि न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे लैक ऑफ बोल सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के ऊपर, हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। लेकिन जिनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक सेल होंगे। जब भी कैरियोटिक शब्द आएगा वो न्यूक्लियस के लिए आएगा। ठीक है, ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एक जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होगा उसके पास क्या होगा, न्यूक्लियर, बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे। सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगा सब में, चाहे प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, सब में प्रेजेंट होगा। लेकिन सबसे खास बात यूकैरियोटिक सेल में कि न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पे मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म होगा। प्लांट सेल हैव सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है। किससे बने हुए हैं, ये सेल्यूलोज से बने हुए हैं, पैक्टिन हेमीसेल्यूलोज से बने हुए हैं और डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से बने हुए हैं। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल एंड फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवेरल मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेलेक्टिवली परमेबल है, जो फैसिलिटेट करते हैं कुछ ही मॉलिक्यूल का। क्योंकि हमने देखा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इनका जो हेड है बाहर के साइड है वो पोलर हेड बाहर है, ठीक है, दोनों साइड, लेकिन जो इनकी टेल है कैसे, नॉन पोलर टेल है। ठीक है, ये क्या कर रही है, एक्वस इन्वायरमेंट से बचा रही है, ये पोलर मॉलिक्यूल को एंटर नहीं करने दे रही। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन में क्या है, बीच बीच में कुछ ऐसे प्रोटीन है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, या फिर कुछ ऐसे प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं, आधा या फिर बोल सकते हैं पूरी तरीके से, पार्शली या फिर टोटली, ठीक है, बरीड है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन, जो हेल्प कर रहे हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करा सके सेल के बाहर या सेल के अंदर। ठीक, आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूडेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। यहाँ पे याद करिए ट्रिक था इजी लव। ठीक है, ई फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जी फॉर गोल्गी बॉडी हो गया, एल फॉर लाइसोसोम हो गया, वी फॉर वैक्यूल हो गया। ऑल दी सेल ऑर्गेनल परफॉर्म द डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, सेल के अंदर, उनका क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है और बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, देखने में भी अलग है, उनका काम भी अलग है। लेकिन जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ना, ये अकेले अकेले काम करेंगे तो अलग अलग है, लेकिन ये क्या है, कोऑर्डिनेटेड वेव। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन वगैरह बनाया, अगर हम बात करेंगे स्मूथ वाले तो लिपिड बनाएंगे, रफ वाले क्या है, प्रोटीन बनाए। फिर कहाँ जाएंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे जहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, शुगर वगैरह ऐड होंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे जो लाइसोसोम बनेंगे, फिर वैक्यूल, मतलब एक सीक्वेंस में सारा काम चल रहा है। ठीक, आगे देखते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी इन सीलिया एंड फ्लैजेला दैट फैसिलिटेट द लोकोमोशन। जो सेंट्रोसोम है एक ऐसे ऑर्गेनल्स है जो कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे प्लांट में एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रियोल होता है वो 90 डिग्री पे होता है। ठीक, ये क्या होते हैं, ये बेसल बॉडी बनाते हैं किसमें, सीलिया और फ्लैजेला में, जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में।
इन एनिमल सेल सेंट्रियोल ऑल्सो फॉर्म द स्पेंडल अपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो सेंट्रियोल क्या बनाते हैं, स्पेंडल अपरेटस बनाते हैं जब सेल का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियाई एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो जगह था उसको क्या बोले थे, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स। वहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, वहाँ पे क्रोमैटिन प्रेजेंट थे। इसके अलावा छोटे छोटे स्पेरिकल शेप के नॉन मेम्ब्रेनस, जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट थे, जो क्या बना रहे थे, राइबोसोमल आरएनए बना रहे थे, आरआरएनए बना रहे थे। इट इज नॉट ओनली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनल बट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन हेरिडिटी। ठीक है, ये केवल एक्टिविटी को ही नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो हेरिडिटी हो रहा है, मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर यहाँ पे कंटेन ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैसे ट्यूब्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर सिस्टर्नी के फॉर्म में भी इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। दे आर टू टाइप, रफ एंड स्मूथ होंगे। रफ वो होंगे जिनके ऊपर, जिनके सरफेस पे राइबोसोम चिपके होंगे, स्मूथ वो होंगे जिन पे राइबोसोम नहीं होंगे। ER हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन लाइपोप्रोटीन ग्लाइकोजन। ये देखिए NCERT में कहीं नहीं दिया है लेकिन समरी में है, तो इसको एकदम हाईलाइट कर लीजिए कि जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प कर रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है सब्सटेंस का, सिंथेसिस कर रहा है, जैसे प्रोटीन बना रहा है, लाइपोप्रोटीन बना रहा है, ठीक है, और ग्लाइकोजन बना रहा है। द गोल्गी बॉडी इज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल कंपोज्ड ऑफ फ्लैटन सैक। यहाँ पे इसे सिस्टर्नी बोलेंगे। जो गोल्गी बॉडी है उनके ऊपर भी सिंगल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं ऑर्गेनल के ऊपर, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक, जो वेरी नंबर है, ऐसा नहीं है कि सब में बराबर होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी बोलेंगे। ठीक है, लाइसोसोम आर द सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंटेनिंग एंजाइम फॉर डाइजेस्टिव ऑफ ऑल द टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। याद रखिएगा जो लाइसोसोम होते हैं उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन पाया जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इनके पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं खाने डाइजेस्ट, जैसे कि यहाँ पे लाइपेसेस प्रेजेंट होंगे लिपिड को तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेसेस प्रेजेंट होंगे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियसेस प्रेजेंट होंगे न्यूक्लिक एसिड तोड़ने के लिए, प्रोटीएसेस प्रेजेंट होंगे प्रोटीन को तोड़ने के लिए। यहाँ पे बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप के इनके पास एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, लेकिन ये एक्टिव कब होते हैं, एसिडिक पीएच पे, या बोल सकते हैं जब पीएच कम हो, 7 से कम हो। ठीक है, और ये क्या है, सबसे खास बात ये है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, मींस वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। राइबोसोम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। दे अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और एसोसिएटेड विद ER। ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होंगे, जो ATS वाले होंगे यूकैरियोट में। अगर प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है या सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं वहाँ पे 70S होंगे। इसके अलावा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे भी राइबोसोम पाए जाते हैं, वहाँ पे 70S वाले ही पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो राइबोसोम होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं वो ATS वाले होते हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ पे क्या बन रहा है, ATP बन रहा है। कैसे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ATP की फॉर्मेशन हो रही है। दे आर बाउंड बाय द डबल मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन वन फोल्ड इन सेवरल क्रिस्टी। जो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, जो बाहर का है स्मूथ है, कोई, क्योंकि वहाँ पे कोई इनफोल्डिंग नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जो इनर वाला मेम्ब्रेन है वो देखिए कि आउटर हो गया, इनर वाला जो हो गया ये अंदर की तरफ क्या होकर करेगा, ढेर सारी इस तरीके से इनफोल्डिंग कर देगा अपना अंदर के साइड। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, थोड़ा सा ये रफ होंगे टच करने में, इसे क्रिस्टी बोलेंगे, इनफोल्डिंग, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है। प्लास्टिड आर द पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली। यहाँ पे यूक्लिनाइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। जो प्लास्टिड ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं क्योंकि ये थोड़े से लार्ज होते हैं साइज में, उनके पास पिगमेंट पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे इन प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, खाना बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ऑक्सीजन का भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी निकलता है। द ग्रेना इन द प्लास्टिड इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन एंड द स्ट्रोमा इन द ऑफ अ डार्क रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं किसके अंदर, अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो बाहर आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन जो होगा लेस परमेबल होगा, ये आउटर हो गया, इनर हो गया। यहाँ पे ये जो स्ट्रोमा है, एक की बात करेंगे थैलेकॉइड बोलेंगे, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, जो क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, क्या करने में, ATP बनाने में। ठीक है, NADH बनाने में, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, और ऑक्सीजन निकल रहा है। ढेर सारे थैलेकॉइड इस तरीके से अरेंज हुए, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। और एक ग्रेना का दूसरे ग्रेना से थैलेकॉइड में जो जुड़ाव है किसकी मदद से है, वो स्ट्रोमा लैमेली की वजह से है। तो अगर लाइट रिएक्शन है वो कहाँ हो रहा है, वो बोल सकते हैं ग्रेना में हो रहा है, क्योंकि थैलेकॉइड में हो तो
मतलब ग्रेना में हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के पास क्या है, प्रोटीन बनाने वाले, कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले एंजाइम प्रेजेंट है, जो क्या करेंगे, जो भी लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके यहाँ पे क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे। तो याद रखिए जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है, वो हो रही है ग्रेना में हो रही है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है स्ट्रोमा में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। The green color plastid are chloroplast which contain chlorophyll, whereas the other color plastid are chromoplast which contain the pigment like carotene, xanthophyll होगा। अगर ग्रीन कलर जो प्लास्टिड है वो किसकी वजह से आ रहा है, तीन टाइप के थे, क्लोरोप्लास्ट थे, क्रोमोप्लास्ट थे, ल्यूकोप्लास्ट थे। जो क्लोरोप्लास्ट है उनके पास क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, ये सब क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। लेकिन जो दूसरे कलर आ रहे हैं जैसे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड कलर, ये किसकी वजह से आ रहा है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ रही है, जिसके पास फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है, जैसे कि हो गया, बोल सकते हैं कैरेटिन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, ये सब प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, वो कैसे हैं, वो कलरलेस प्लास्टिड है, जिनके पास कोई भी कलर नहीं है, इनका मेन काम क्या है, खाने को स्टोर करना। ठीक है, आगे देखते हैं। The nucleus is enclosed by nuclear envelope, a double membrane structure with a nuclear pore। जो न्यूक्लियस है उनके ऊपर क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इस टाइप का, ये मान लीजिए इनर, ये आउटर वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि इस टाइप का ये बोल सकते हैं पूरा फ्रीली नहीं है, जो अंदर वाला है, ठीक है, वो तो है, लेकिन जो आउटर वाला होगा कहीं कहीं क्या होगा, इनर वाले मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, छोटा छोटा यहाँ पे पोर बन जाएंगे, जिसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर का मटेरियल होगा वो ईजिली बाहर जाएगा और साइटोप्लाज्म का इजीली अंदर जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, अगर हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसके अंदर आपको क्रोमैटिन देखने को मिलेंगे और न्यूक्लियोलस देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैसे ऑर्गेनल है, जो कि कैसे मेम्ब्रेनलेस है, जिनका मेन काम क्या है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करना। जो भी प्रोटीन है, आरएनए है, वो इजीली न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे साइटोप्लाज्म में, और जो साइटोप्लाज्म के थ्रू बहुत सारी चीजें, जो मॉलिक्यूल्स है, वो कहाँ चले जाएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। द इनर मेम्ब्रेन इंक्लोजेस द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द क्रोमैटिन मटेरियल। जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर क्या बनाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म बनाएगा, या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स जहाँ पे क्रोमैटिन प्रेजेंट है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, जो मेम्ब्रेनलेस है, जो क्या बना रहे हैं, राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन कर रहे हैं। थस द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, क्योंकि सेल 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 से सेल जुड़ जुड़ के आगे चल के टिश्यू बना रहा है, और ढेर सारे टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और एक इंडिविजुअल बन रहा है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, ढेर सारे फंक्शन भी हो रहे हैं, सेल के अंदर ही एटीपी बन रहा है, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें बन रही है, प्रोटीन बन रहा है, सारी चीजें सेल के अंदर बनी। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल कनेक्शन कर रहा है, इसीलिए हम सेल को बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन यूनिट है अगर लाइफ की, तो कौन है, सेल है। चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, चलिए देख लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या एक्सरसाइज में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें कौन सी गलत बातें हैं, जो कुछ सही नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द सेल, नहीं, ये तो क्या किए थे, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, कब किया था, अर्ली 1831, तो पहली बात ही सही होगी क्योंकि हमें गलत होना था। स्लेडन स्वान ने, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था, विच और एक्सप्लेन द सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ये बात भी सही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल दी लाइफ एक्टिविटी विद सिंगल सेल, की बात भी सही है। तो गलत बात कौन होगी, पहला वाला। फिर देखते हैं, न्यू सेल जनरेटेड फ्रॉम, जो नया सेल किससे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। ऑप्शन नंबर सी, किसने बताया था, रोडल्फ विचोन बताए थे, कब, 1855 में। इन्होंने ही क्या किया, सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। फिर आगे देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, जो क्रिस्टा शब्द है ये वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग कर लिया है, क्रिस्टा बना लिया है, तो क्या होगा, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्नी शब्द किसके लिए है, ये फ्लैटन डिस्क का स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिला था, गोल्गी अपरेटस में, तो इसके लिए है। थैलाकॉइड, ये स्ट्रक्चर कहाँ देखने को, फ्लैटन स्ट्रक्चर कहाँ था, जो ग्रेना बना रहा था, ढेर सारे थैलाकॉइड एक के ऊपर एक आ रहे थे, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो ये क्या है, फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक इन द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें कौन सी बातें सही हैं। सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस, क्या जरूरी है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके पास न्यूक्लियस हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, मैमल सेल में, जैसे ह्यूमन में जो आरबीसी है, क्या आरबीसी जिंदा नहीं है, उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ये तो बात गलत हो गई, हमें सही ढूंढना है। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल, एनिमल सेल और प्लांट सेल के पास क्या, दोनों के पास सेल वॉल पाए जाते हैं, प्लांट में तो होते लेकिन एनिमल में तो नहीं होते, ये बात भी गलत हो गई। इन प्रोकैरियोटिक देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये बात तो सही है कि प्रोकैरियोटिक में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाया जाता, जैसे कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। राइबोसोम पाया जा रहा था, लेकिन वो भी क्या है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है, उनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। सेल आर फॉर्म डी नेवो फ्रॉम एबॉयटिक, ये तो गलत है, जो सेल होगा वो किससे हुआ है, सेल ई सेलुलर से, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुए हैं फॉर्मेशन। ठीक है,
आगे देखते हैं, आगे और भी क्वेश्चन है जो PYQ वाले हैं वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक खत्म हो गई है। जो भी डाउट है, अगर किसी भी लाइन में आपको कहीं पे भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। अगर कहीं पे भी डाउट है तो ये चैप्टर पूरी तरीके से देखिए आज खत्म हो चुका है विद समरी। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, जितने भी PYQ में क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग उसको कवर करेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी करिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।